सुप्रभात बच्चों, आप पढ़ रहे हैं अमरकांत के द्वारा लिखित कहानी दोपहर का भोजन। तो पिछले वीडियो के पश्चात अब आगे 2 रोटियां, कटोरा भर दाल तथा चने की तली तरकारी। अब उसने अपने 2 बड़े बेटों मोहन और रामचंद्र को खाना खिला दिया। अब उसके पति आते हैं चंद्रिका प्रसाद, उनके लिए वो भोजन की तैयारी करती है। भोजन उनको परोसती है। 2 रोटियां, कटोरा भर दाल तथा चने की तली तरकारी वो उनको परोसती है। मुंशी चंद्रिका प्रसाद पीढ़े पर पालथी मारकर बैठे और रोटी के एक एक ग्रास को इस तरह चुभला चबा रहे जैसे बूढ़ी गाय जुगाली करती है। उम्र हो गई थी, जवानों जैसी ताकत नहीं थी, इसलिए धीरे धीरे जुगाली करती है जैसे गाय। ऐसे वो एक एक ग्रास, एक एक टुकड़ा रोटी का खा रहे थे। उनकी उम्र 45 वर्ष के लगभग थी, किंतु 50-55 के लगते थे। अब जब घर में आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती तो कम उम्र का आदमी भी बूढ़ा लगने लगता है। 45 की उम्र बुढ़ापे की नहीं होती, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति ने उनको इतना कमज़ोर कर दिया था कि जैसे कि 50-55 साल के। शरीर का चमड़ा झूलने लगा था, यानी खाल सिकुड़ गई थी। गंजी खोपड़ी आईने की भांति चमक रही थी। सिर पे बाल नहीं थे, चमकीली खोपड़ी थी। गंदी धोती के ऊपर अपेक्षाकृत कुछ साफ बनियान तार तार लटक रही थी। धोती तो थी, वो गंदी थी, और बनियान कुछ साफ ज़रूर था, लेकिन वो भी झीर बत्ती हो रहा था। तो ये किसका शब्द चित्र है? मुंशी चंद्रिका प्रसाद का शब्द चित्र। मैंने आपको कई बार बता दी क्या मतलब होता है उसका। मुंशी जी ने कटोरे को हाथ में लेकर दाल को थोड़ा सुड़कते हुए पी गए बिना चम्मच के ही, और कहने लगे, बड़का दिखाई नहीं दे रहा? अरे बड़ा लड़का रामचंद्र कहाँ है? वो नहीं दिख रहा है। तो सिद्धेश्वरी की समझ में नहीं आ रहा था कि उसके दिल में क्या हो गया है। जैसे कुछ काट रहा हो, यानी अपनी गरीबी के कारण, निर्धनता के कारण वो अंदर ही अंदर बहुत दुखी थी, बहुत टूटी हुई थी। पंखे को ज़रा और ज़ोर से घुमाती हुई बोली, अभी अभी खाकर काम पर गया है बड़का, यानी बड़ा बेटा। कह रहा था कुछ दिनों में नौकरी लग जाएगी। अब पूरा देखिए, एक आदमी घर में ऐसा ज़रूर होना चाहिए जो बाकी टूटे हुए आदमियों को कुछ सहारा दे सके, और इस स्त्री ने अपने उस धर्म को अच्छी तरह निभाया भी है। एक एक घर के सदस्य को अच्छे से खाना खिलाना, ये जानते हुए कि कितनी तंगहाली में वो लोग जी रहे हैं, और उसके बावजूद ये हो सकता था कि घर के एक सदस्य को दूसरे पे गुस्सा आ जाए तो कहीं ना कहीं वो बातों को छिपाने की भी कोशिश करती थी, यानी एक की गलती को दूसरे के सामने नहीं बताती थी। तो अंदर ही अंदर कुछ काट रहा था, लेकिन फिर भी उसने कहा अभी अभी खाकर काम पर गया है, और कह रहा था कुछ दिनों में नौकरी लग जाएगी। तो माँ होती है, उसने वही भूमिका निभाई। हमेशा बाबूजी बाबूजी किए रहता है। ये कहती है कि आपको बहुत प्यार करता है, आपको बाबूजी बाबूजी किए रहता है, और कहता है बाबूजी देवता के समान है। ऐसा तो वो कुछ नहीं कह के गया था, लेकिन यहाँ माँ अपने पति का भी मान रखती है और साथ ही साथ घर को जोड़ने का भी काम करती है। इसलिए कहता है कि बाबूजी जो हमारे हैं वो देवता के समान है। मुंशी जी के चेहरे पर कुछ चमक आई। भले ही झूठी प्रशंसा थी, लेकिन प्रशंसा के शब्द हमेशा आदमी को तसल्ली देते हैं, खुशी देते हैं। मुंशी जी के चेहरे पे भी अपनी प्रशंसा सुन करके थोड़ा संतोष का भाव आया। शर्माते हुए पूछा, जब आदमी कोई तारीफ़ करता ना, प्रशंसा करता तो झेंप जाता है, तो शर्माते हुए पूछा, हैं क्या कहता था कि बाबूजी देवता के समान है? और फिर झेंप उतारते हुए कहते हैं, पागल, बड़ा पागल। सिद्धेश्वरी पर जैसे नशा चढ़ गया था। उन्माद की रोगिणी की भांति बड़बड़ाने लगी, पागल नहीं है, बड़ा होशियार है हमारा बड़कू। उस ज़माने का कोई महात्मा है, आजकल ऐसे बच्चे होते ही कहाँ हैं। बच्चा तो हमारा महात्मा के समान है। मोहन तो उसकी बड़ी इज्जत करता है। मोहन कौन है? मझला बेटा। मझला बेटा मोहन उसकी बड़ी इज्जत करता है। आज कह रहा था कि भैया की शहर में बड़ी इज्जत होती है, पढ़ने लिखने वालों में बड़ा आदर होता है, और बड़का तो छोटे भाइयों पर जान देता है। हमारे तीनों ही बच्चों में आपस में बहुत ज़्यादा प्यार है, एक दूसरे पे जान छिड़कते हैं।
दुनिया में वह सब कुछ सह सकता है, पर यह नहीं देख सकता कि उसके प्रमोद को कुछ हो जाए। प्रमोद कौन सा है? सबसे छोटे वाला। तो बड़का हमारा ये सह सकता है कि दुनिया में चाहे उसके साथ में कुछ भी अन्याय हो जाए, लेकिन वो अपने छोटे भाई प्रमोद के साथ कोई भी अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुंशी जी दाल लगे हाथ को चाट रहे थे, जैसे उंगलियां चाटते हैं। उन्होंने सामने की ताक की ओर देखते हुए कुछ हंसकर कहा, बड़का का दिमाग तो खैर काफ़ी तेज़ है। हमारा जो बड़ा लड़का है उसका दिमाग बहुत तेज़ है। वैसे लड़कपन में बड़ा नटखट था हमारा बड़का, हमेशा खेल कूद में लगा रहता था हमारा बड़का। लेकिन यह भी बात थी कि जो सबक में उसे याद करने को देता था उसे बर्राक रखता था, तुरंत याद कर लेता था, रट्टा मार लेता था। असल तो यह है कि तीनों लड़के काफ़ी होशियार हैं। अपने तीनों बच्चों की प्रशंसा करता है कि हमारे तीनों ही काफ़ी अच्छे बच्चे हैं। प्रमोद को कम समझती हो क्या तुम? यह कहकर वह अचानक ज़ोर से हंस पड़े। प्रमोद ही का कम है, हमारे सारे बच्चे बहुत होशियार हैं। तो माँ बाप अपने बच्चों की तारीफ़ पे तारीफ़ कर रहे हैं। मुंशी जी 1.5 रोटी खा चुकने के बाद एक गिलास से युद्ध कर रहे थे। सोच रहे थे खाऊं या ना खाऊं। कुछ कठिनाई होने पर एक गिलास पानी चढ़ा गए। टुकड़ा मुंह में रखा, आखिरी वाला, तो लगा कि शायद गले में फंस गया है, और खाते टाइम बात नहीं करनी चाहिए, वो कर रहा था, इसलिए ऐसा हुआ होगा। तो उन्होंने तुरंत एक गिलास पानी पी लिया, फिर खर खर खांस कर खाने लगे करके खाना शुरू किया। फिर चुप्पी छा गई, दोनों पति पत्नी चुप हो गए। दूर से किसी आटे की चक्की की पुक पुक आवाज़ सुनाई दे रही थी, इंजन की आवाज़ सुनाई दे रही थी, और पास के नीम के पेड़ पर बैठा कोई पंडुक, एक तरह का पक्षी होता है, लगातार बोल रहा था। सिद्धेश्वरी की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहे, क्योंकि सच्चाई वो जानती थी कि घर का क्या हाल हो रहा है। वह चाहती थी कि सभी चीज़ें ठीक से पूछ लें, सभी चीज़ें ठीक से जान लें, और दुनिया की हर चीज़ पर पहले की तरह धड़ल्ले से बात करें, पर उसकी हिम्मत नहीं होती थी। उसके दिल में न जाने कैसा भय समाया हुआ था। तो पहले जो बातें होती थी, जब थोड़ा हालात ठीक थे, वो उस तरह की बातें, तब की बातें करना चाहती है, लेकिन उसका दिल उसका साथ नहीं देता, गवाही नहीं देता, क्योंकि वास्तविकता या रियलिटी या यथार्थ में वो चीज़ें वो नहीं हैं। अब मुंशी जी इस तरह चुपचाप दुबके हुए खा रहे थे जैसे पिछले 2 दिनों से मौन व्रत धारण कर रखा हो और उसको कहीं जाकर आज शाम को तोड़ने वाले हों, यानी बातें कर रहे थे। सिद्धेश्वरी ज़्यादातर चुप थी। सिद्धेश्वरी से जैसे नहीं रहा गया और कहती है, मालूम होता है बारिश नहीं होगी। मुंशी जी ने एक क्षण के लिए इधर उधर देखा, फिर निर्विकार स्वर में राय दी, मक्खियाँ बहुत हो गई हैं, यानी बात को टाल गए, हमारे यहाँ मक्खियाँ बहुत हो रही हैं। सिद्धेश्वरी ने उत्सुकता प्रकट की, कहती है फूफा जी बीमार हैं, कोई समाचार नहीं आया, यानी बातों को एक दूसरे की टालते हैं, टॉपिक चेंज करते हैं। मुंशी जी ने चने के दानों की ओर दिलचस्पी से दृष्टिपात किया, देखा जैसे उनसे बातचीत करने वाले हों, उनको घूरते रहे चने के दानों को। फिर सूचना दी, गंगा शरण बाबू की लड़की की शादी तय हो गई, लड़का एमए पास। सिद्धेश्वरी हठात चुप हो गई, ज़बरदस्ती उसने अपने आप को रोका बोलने से। मुंशी जी भी आगे कुछ नहीं बोले। उनका खाना समाप्त हो गया और वे थाली में बचे हुए खुचे दानों को बंदर की तरह बीन बीन के खा रहे थे, यानी एक एक दाना उठा के रोटी का वो खा रहे थे। सिद्धेश्वरी ने पूछा, बड़का की कसम एक रोटी देती हूँ, बड़े बेटे की कसम आपको एक रोटी और ले लो, अभी बहुत सी हैं, बहुत सारी रोटियाँ रखी हैं, एक रोटी और ले लो आप। मुंशी जी ने पत्नी की ओर अपराधी के समान तथा रसोई की ओर कनखी से देखा, तिरछी नज़र से देखा। तत्पश्चात किसी घुटे उस्ताद की भांति बोले, रोटी रहने दो, पेट काफ़ी भर चुका है, अन्न और नमकीन चीज़ों से तबीयत ऊब गई है, तुमने व्यर्थ में कसम धरा दी खाम खां। खैर कसम रखने के लिए ले रहा हूँ, तो इच्छा नहीं है, पेट भर गया है, लेकिन तुम्हारी कसम भी पूरी करनी है। गुड़ होगा क्या? गुड़ है क्या थोड़ा बहुत? तो सिद्धेश्वरी ने उसको बताया कि हांडिया में थोड़ा सा गुड़ है। हाँ, गुड़ रखा हुआ है हांडी में। तो मुंशी जी ने उत्साह के साथ कहा, तो थोड़े गुड़ का ठंडा रस बनाओ, पीऊँगा, तुम्हारी कसम भी रह जाएगी, वो कसम भी पूरी हो जाएगी, और जायका भी बदल जाएगा। रोज़ नमक की खा रहा हूँ, थोड़ा सा मीठा खा लूँगा तो जायका बदल जाएगा। साथ ही साथ गुड़ खाने से हाजमा भी दुरुस्त होगा, पेट भी ठीक रहेगा, डाइजेशन ठीक रहेगा। हाँ, रोटी खाते खाते नाक में दम आ गया,
यह कहकर वे ठाक मार के हंस पड़े कि अब रोटी ना लाना और बस गुड़ का शरबत बना के ले आओ। मुंशी जी के निबटने के पश्चात सिद्धेश्वरी उनकी झूठी थाली लेकर चौके की ज़मीन पर बैठ गई। पति की थाली में पत्नी खाना अपना सौभाग्य मानती है। बटलोई की दाल को कटोरे में उड़ेल दिया, पर वह पूरा भरा नहीं। छिपुली में छोटा सा बर्तन, थोड़ी सी चने की तरकारी बची थी, उसे पास खींच लिया। छिपुली को, छोटे बर्तन को अपने पास खींच लिया। उस समय के बर्तन हैं बटलोई, ठीक है। रोटियों की थाली को भी उसने अपने पास खींच लिया। उसमें केवल एक रोटी बची थी। जहाँ उसने रोटियां रखी थी उसमें केवल एक ही रोटी थी, मोटी, भद्दी और जली। और सबसे आखिरी रोटी बची हुई होने का मतलब आप समझ गए होंगे कि अपने पति और बच्चों को अच्छी रोटियां खिलाई, और जो सबसे बेकार रोटी थी उस दिन की वो उसने अपने लिए बचा के रखी। उस रोटी को वह झूठी थाली में रखने ही जा रही थी। किसके लिए? अपने लिए। किसकी झूठी थाली थी वो? पति की झूठी थाली थी। कि अचानक उसका ध्यान ओसारे में सोए प्रमोद की ओर आकर्षिट हो गया। तो उसका ध्यान किस ओर जाता है? अपने छोटे, सबसे छोटे बच्चे जो 6 साल का है प्रमोद, उसकी ओर ध्यान जाता है। उसने लड़के को कुछ देर तक एकटक देखा, लगातार टकटकी लगा के देखा, फिर रोटी को 2 बराबर टुकड़ों में विभाजित कर दिया। जो आखिरी रोटी बची थी उसको भी उसने 2 भाग कर दिया। एक टुकड़े को तो अलग रख दिया और दूसरे टुकड़े को अपनी झूठी थाली में रख लिया। अलग किसके लिए रखा? अपने छोटे बच्चे के लिए। तदुपरांत एक लोटा पानी लेकर खाने बैठ गई। उसने पहला ग्लास मुंह में रखा और तब न मालूम कहाँ से उसकी आंखों से टप टप आंसू चूने लगे, आंसू बहने लगे। सारा घर मक्खियों से भन भन कर रहा था। आंगन की अलगनी पर एक गंदी, अलगनी होती है रस्सी जो इस पे कपड़े टांगते हैं, आंगन की अलगनी पर एक गंदी साड़ी टंगी थी जिसमें कई पैबंद लगे हुए थे। पैबंद मतलब टुक्की, पैचिंग। दोनों बड़े लड़कों का कहीं पता नहीं था, घर से बाहर थे। बाहर की कोठरी में मुंशी जी औंधे मुंह होकर निश्चिंतता के साथ सो रहे थे। खाना खाया उसके पति ने और वो भी सो गया। जैसे 1.5 महीने पूर्व मकान किराया नियंत्रण विभाग की क्लर्की से उनकी छटनी न हुई हो। अब वो धीरे धीरे करके अपने पति के बारे में बताती है कि पहले वो सरकारी नौकरी में थे, मकान किराया नियंत्रण विभाग में क्लर्क की पोस्ट पे थे, लेकिन उनकी नौकरी चली गई थी और शाम को उनको काम की तलाश में कहीं ना जाना हो, इसलिए वो उसके पति बेसुध होकर सो रहे थे। यानी घर की ये हालत क्यों हुई, किस वजह से हुई, उसने बता दिया बातों ही बातों में कि उसके पति ऐसे बेफिक्र होकर सो रहे थे जैसे कि उनकी नौकरी किराया विभाग से क्लर्की के पद से ना छूटी हो और जैसे कि उनको दूसरी नौकरी की तलाश में ना जाना हो, इतनी बेफिक्री के साथ सो रहे थे। तो बच्चों, ये पाठ पूरा हो गया है। अगली वीडियो में आपको प्रश्नोत्तर विवेचना भेज दी जाएगी। तो पाठ को अच्छे से आप एक बार पढ़ लेंगे। कहानी अच्छी है, मार्मिक है, दिल को छूने वाली है। धन्यवाद।